हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा में आने वाला उल्बेधन। क्या है उल्बेधन? तो आइए टॉपिक देखते हैं और यहाँ से टॉपिक 3 नंबर तक आपका 2 से 3 नंबर का जरूर से जरूर एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको देखते हैं। देखो, उल्बेधन एक ऐसी तकनीक है। जो उल्बेधन होता है वो एक इस प्रकार की तकनीक है जिसके अंतर्गत क्या होता है, माता के गर्भ में जो बच्चा होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एमनियोटिक क्या होता है, फ्लूइड होता है, एमनियोटिक द्रव भरा हुआ होता है। और अगर एमनियोटिक द्रव क्या होता है, कम हो जाए या फिर कम हो जाता है तो क्या होता है, बच्चा को वहाँ पे बहुत ही नुकसान हो सकता है, बच्चा चिपक भी सकता है। ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव जो होता है उसका कुछ भाग सिरिंज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके कुछ भाग को क्या करते हैं, सिरिंज के द्वारा बाहर निकालते हैं। और इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती हैं। जैसे फीटस जो स्टेज होती है तो क्या होती हैं, उसकी कोशिकाएं होती हैं। और जिसके गुणसूत्रों के क्या कहता है, जो फीटस से जो कोशिकाएं ली जाती हैं तो उनमें क्या होता है, गुणसूत्रों का विश्लेषण करके लिंग की जांच की जाती है। गुणसूत्रों का क्या करते हैं, विश्लेषण करके लिंग की जांच करते हैं। और आनुवंशिक संरचना यानी कि उसकी आनुवंशिक संरचना कैसा है, और आनुवंशिकी विकार तो नहीं है किसी को, जैसे कि माँ बाप में जो विकार होते हैं कहीं वो बच्चों में तो नहीं आ गए। तो आनुवंशिक विकार व उपापचयी विकारों का क्या करता है, पता लगाया जाता है। जो कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको उससे क्या करते हैं, उसमें फीटस की जो कोशिकाएं होती हैं उनके गुणसूत्रों से पता लगाया जाता है। अतः इस जांच की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो संतान है वो किसी प्रकार से रोग से ग्रसित तो नहीं, यानी कि वो विकलांग तो नहीं है, मानसिक रूप से क्या ग्रसित तो नहीं है। तो इसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, जिससे माता का, अब जैसे कि पता लगाया अगर बच्चा रखने वाला है या फिर नहीं है, या किसी प्रकार से विकलांग है, या फिर और भी उसको कोई समस्या शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, माता को आधार मिल जाता है कि वह गर्भपात करा सके। ठीक है, गर्भपात करा सके, क्योंकि अगर बच्चा ऐसा है कि उसको जीवन अगर आ गया, मतलब आ गया पृथ्वी पर, और उसको किसी भी कार्य का नहीं है और अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, तो इस लाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए क्या होती है, ये जांच होती है उल्बेधन। इस जांच के उपरांत क्या होता है, माता को गर्भपात कराने की क्या होता है, सुझाव मिलता है। किंतु आजकल इस तकनीक का जो होता है दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें देखो भ्रूण की जांच हो जाती है, लिंग की जांच हो जाती है। तो लोगों ने सोचा कि इसका उपयोग जो हुआ तो क्या हुआ कि लड़का लड़की जानने में करने लगे। जब करने लगे तो इसमें क्या हुआ, मादा भ्रूण हत्या ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। क्या होने लगी, मादा भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके फलस्वरूप हमारे देश में, जब क्योंकि हमारे देश में सबको लड़का चाहिए, लड़की किसी को चाहिए नहीं, तो इसमें क्या हुआ, गर्भपात होने लगा। अगर किसी को भी लड़की हुई तो क्या कराते थे उसके घर वाले, या फिर वो अपनी इच्छा से क्या गर्भपात कराने लगे सब। तो गर्भपात होने से क्या हुआ, लड़कों की संख्या बढ़ गई और लड़कियों की संख्या कम हो गई। तो क्योंकि अभी भी हमारे समाज में क्या हुआ, पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है, कि अभी भी हमारे समाज में यह मेंटेलिटी है कि पुत्र जो होते हैं वो घर का चिराग होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, ऐसा मानसिकता समाज में फैली हुई है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। ठीक है, ऐसा गर्भपात कराना कि लड़का हमें रखना है, लड़की नहीं रखनी है, तो एक बच्चे की हत्या के समतुल्य होता है। तो इसी वजह से आज देखो इस पर क्या होता है, कानूनी जो है बैन लगा हुआ है। और लिंग जांच क्या होता है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पे लिंग जांच कराना कानूनी अपराध है। ठीक है, तो उल्बेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना क्या होता है, अति आवश्यक है। फिर अभी भी चोरी छुपे बहुत लोग ये करवा लेते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट को देखते हैं। विश्व की आबादी 2 व्यक्ति, यानी कि जो विश्व की आबादी है 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, ठीक है, मतलब यानी कि प्रति सेकंड पर 2 व्यक्ति बढ़ते हैं। 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है आबादी हमारे देश की। ठीक है, तो आबादी में इसी तीव्र गति से वृद्धि को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब है तीव्र गति से क्या हो रही है, आबादी में वृद्धि हो रही है। यह मृत्यु दर से कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। यानी कि मृत्यु दर में कमी नहीं हो रही, जन्म दर क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि में जो होते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं इसके कारण क्या है, किस वजह से हो रही है वृद्धि, तो आइए इसको देखते हैं।
किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में निश्चित संख्या में क्या होती है, आबादी में वृद्धि हो रही। जनसंख्या वृद्धि के क्या हो रहे हैं, निम्नलिखित कारण देखते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR एवं जो मातृ मृत्यु दर होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि MMR में क्या हुई, कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। और जनन योग्य व्यक्ति की संख्या में वृद्धि का होना, जनन योग्य जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में क्या है, वृद्धि हो रही है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, अब लोगों की मृत्यु कम हो रही है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना। आज देखो, जब जनसंख्या ज़्यादा है तो अशिक्षा ज़्यादा है, तो अशिक्षित लोग हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, जिससे क्या हो रहा है कि नियोजन के साधनों का ज्ञान न होने के कारण नियोजन के तरीकों का पूर्ण तरीके से वो अपना नहीं रहे, जिससे क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि का होना भी इसका कारण है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। अधिकतर ज़्यादा जो देखो कम शिक्षित लोग होते हैं और वो सोचते हैं, कम शिक्षित लोग हैं उनके पास आमदनी के ज़्यादा साधन नहीं, तो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब काम करेंगे तो बहुत क्या होगा, उनको धन अर्जन होगा। तो ये उनकी मानसिकता बनी हुई है, भले वो शिक्षा अपने बच्चों को अच्छी न दे पाएँ पर मानसिकता वो यही रखते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों को देखिए, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उनको पुत्र प्राप्ति की चाह है कि पुत्र हो जाए, 4-5 लड़कियां हो गई, 6-7 लड़कियां हो गई, किसी किसी की 8-9 लड़कियां हो गई, और वो सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं क्या एक लड़का हो जाए, जिससे क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यौन संचालित रोग देखते हैं, सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, तो देखिए यह रोग सर्पिलाकार जीवाणु यानी कि ट्रेपैनोपेलिडम, ठीक, ट्रेपैनोमा पैलिडियम जो होता है, इसके द्वारा सिफिलिस फैलता है। यह एक प्रमुख STDs यानी कि यौन संचालित रोग है तथा यह माता के संक्रमित होने पर अपरा द्वारा भ्रूण में भी स्थानांतरित होता है, यानी कि यह भ्रूण को भी संक्रमित करता है। इसका उद्भवन काल कितना है, 3 सप्ताह होता है। इसका उद्भवन काल कितना होता है, 3 सप्ताह का होता है। इसके लक्षण देख लेते हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं, कैसे पता चलता है। यह रोग 3 प्रवस्थाओं में प्रकट होता है। प्रथम 1 से 6 सप्ताह में प्राथमिक प्रवस्था इसे कहते हैं, जब जननांगों पर कड़े शुष्क जीवाणु युक्त घाव हो जाते हैं। 90% परिस्थितियों में ऐसा ही होता है कि यानी कि जो जननांग होते हैं वो कड़े हो जाएंगे, शुष्क जीवाणु युक्त घाव हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह बाह्य जननांगों को भी जो होते हैं नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें होंठ व उंगलियों पर घाव हो जाते हैं। द्वितीय अवस्था 3 से 8 सप्ताह की होती है। इस दौरान मुंह, होंठ व जननांगों की श्लेष्मा पर लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीभ, गाल, मसूड़ों पर क्या होते हैं, सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं। हल्का ज्वर बना रहता है तथा भूख कम लगती है। तृतीय अवस्था में जीवाणु हृदय मस्तिष्क में फैलकर लकवा मानसिक विकार को क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। जैसे लकवा मानसिक जब देखो मस्तिष्क में कोई विकार होता है तो क्या लकवा मार जाता है, इसको कहते हैं। त्वचा पर बड़े बड़े चकत्ते आ जाते हैं तथा दृष्टि जो होती है वो भी कम होने लगती है। इसके बचाव देखते हैं, बचाव क्या है। बचाव है देखो, रोगी से यौन संबंध यानी कि यौन संबंध नहीं रखना चाहिए, वेश्यावृत्ति से दूर रहिए, समलैंगिकता से बचना चाहिए। उपचार क्या है, पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी औषधियाँ इस रोग में क्या होती हैं, उपचार में प्रयुक्त की जाती हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।